ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। मंडे को इंडिया के इकोनॉमिक हिसाब से या जियोपॉलिटिकल हिसाब से बहुत ही बड़ी डील होती है ईरान के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चबहार पोर्ट की, जो कि इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इंडिया पिछले 10-15 साल से इस पोर्ट को डेवलप करने की और इस पोर्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी इंडिया और ईरान की डील हुई थी, जब पिछली बार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इंडिया में आए थे विजिट पर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब बातचीत हुई थी तब भी इंडिया की चबहार पोर्ट रिलेटेड बातचीत हुई थी। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था चबहार पोर्ट के लिए रिलेटेड। अब ये चबहार पोर्ट इंडिया के लिए इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ मैं। चबहार पोर्ट जो है वो ईरान का बहुत ही एक नॉर्मल पोर्ट है, बट इंडिया के लिए इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इंडिया यहीं से अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप करने वाला है, जो कि रसिया के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा। अब इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो करंटली इंडिया रशिया, मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जाने के लिए ये जो सुएज कैनल से रूट फॉलो करता है, जिसमें उसको मिडल ईस्ट से लेके यूरोप का पूरा चक्कर लगा के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में पहुंचना होता है। इसकी वजह से इंडिया का टाइम ज़्यादा लगता है, मनी ज़्यादा लगता है, और सबसे मेन दवाई, फल, सब्जी और मिल्क प्रोडक्ट इनके खराब होने की, वेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इसको सारे को टैकल करने के लिए इंडिया ने इस कॉरिडोर को प्रपोज किया है। ये कॉरिडोर जो है इंडिया के मुंबई से या मुद्रा पोर्ट से चालू होगा और ईरान होते, चबहार होते हुए, अजरबैजान होते हुए सीधा पर्शियन गल्फ से रशिया में एंटर करता है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। उसके बाद पोलैंड, जर्मनी होते हुए यूरोप का वो साइड का मार्केट कवर करता है। उसके अलावा इंडिया ने और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया है, जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, जिसके अंडर इंडिया के गुजरात से ये कॉरिडोर चालू होगा बाय सी, अरेबियन सी से होते हुए ये यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात के बंदर जेबेल अली बंदर पर, जेबेल अली पोर्ट पर जाएगा। वहां से बाय रोड रियाद होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए इसराइल जहाँ पहुंचेगा, जहां पर हाइफा पोर्ट जो है वो ऑलरेडी अडानी ग्रुप समूह जो इंडिया का वो डेवलप कर रहा है। हाइफा होते हुए सीधा ये जाएगा ग्रीस में, ग्रीस से इटली होते हुए फिर फ्रांस, जर्मनी होते हुए ये जो कॉरिडोर है पूरा यूरोप में जाएगा। अब आप डीपली एनालिसिस करते हैं तो आपको एक बात पता चलती है, इंडिया दो कॉरिडोर पर फिलहाल बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा जोर दे रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि ये दोनों कॉरिडोर इंडिया के लिए अगर ओपन हो जाते हैं तो इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा यूरोप का। और अगर ये दूसरा नॉर्थ साउथ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन हो जाता है ईरान थ्रू रशिया के लिए, तो भी इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा रशियन मार्केट का। तो ये दोनों इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी हम आगे धीरे धीरे थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि ह्यूमन हिस्ट्री में मार्वल्स, चमत्कार होते रहते हैं। इससे पहले हम लोग 4-5 हजार साल पहले जाते हैं तो भगवान राम ने एक इंडिया और श्रीलंका के बीच सेतु बनाया था, एक पुल बनाया था, जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से जाते हैं। और भारत, नासा वगैरह इंडिया के बाहर इसको एडम ब्रिज कहा जाता है। एडम मतलब जो दुनिया का फर्स्ट इंसान था उसको एडम बोला जाता है। तो ये जो ब्रिज आपको मैप में दिख रहा है, ये वही ब्रिज है जिसको राम सेतु बोला जाता है। ये सबसे पहले इंडिया मेड ब्रिज, ह्यूमन मेड ब्रिज था, जो हिस्ट्री में दर्ज है, जिसको आदमी ने बनाया हुआ था। ऐसा ही मार्वल 17वीं-18वीं सदी में सुएज कैनल बना के किया जाता है। पहले पैसिफिक अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन में आने के लिए पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था, जो कि 19,000 किलोमीटर का लगभग एरिया होता, जर्नी होती थी। उसके बाद 19वीं सदी आते आते, 20वीं सदी आते आते वेस्ट के कंट्रीज ने, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने सुएज कैनल बनाना चालू किया। सुएज कैनल से लगभग 8-9 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, टाइम बच गया, फ्यूल बच गया। उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो जर्नी थी इसका टाइम भी बच गया, जिसके वजह से यूरोप की कनेक्टिविटी इंडियन ओशन में बहुत ही फास्ट हो गई। अब इसके आगे इंडिया एक स्टेप आगे बढ़ता है और दो कॉरिडोर प्रपोज करता है, जैसा कि अभी आपको लाइन में दिख रहा है। रेड लाइन में जो कॉरिडोर है ये है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए ग्रीस, इटली और फिर फ्रांस, जर्मनी वगैरह में जा रहा है। वहां से वो इंग्लैंड और पोलैंड तक जा सकता है। दूसरा कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर,
जिसको कहते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये जा रहा है ईरान होते हुए, अजरबैजान होते हुए पर्शियन गल्फ से रशिया पहुंच रहा है। पर्शियन गल्फ से इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर भी अपनी नजर रखता है, अपना मार्केट पहुंच बनाना चाहता है ताकि अपने प्रोडक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी इंडिया पहुंचा सके। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए ये दो जो कॉरिडोर है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रोल अदा करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, BRI बॉर्डर रोड, BRI लॉन्च करते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसके अंडर ये दुनिया के लगभग हर देश को कवर करना चाहते हैं, हर देश के मार्केट में पहुंचना चाहते हैं, हर देश के मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं ताकि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा आ सके, पैसा और ज़्यादा आ सके और चाइना दुनिया में अपनी मनमानी कर सके। इंडिया ऑलरेडी चाइना से 5-10 साल पीछे है, बट इंडियन गवर्नमेंट जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से सेंटर में फॉर्म होती है, दिल्ली में आती है, तब से इकोनॉमिक रिफॉर्म को मोदी गवर्नमेंट एक बूस्ट देती है, एक पुश करती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब इंडिया ये जो दो कॉरिडोर लोग के सामने आ रहा है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया इसको काउंटर करना चाहता है। रशिया का सीपैक जो पाकिस्तान का सीपैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके लिए अब ये जो चाइना का पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्टेट है, वहां पर ग्वादर करके पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, वहां पर चाइना ने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया हुआ है। चाइना की मंशा है ग्वादर से लेके ये जो पोर्ट चालू होता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए चाइना के काशगर तक ये जाता है। चाइना ये इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करके, सीपैक डेवलप करके पूरे इंडियन ओशियन को आउट करना चाहता है, इंडियन ओशियन को छोड़ना चाहता है ताकि उसका डायरेक्ट एक्सेस अरेबियन सी से चाइना तक हो जाए। ये इंडियन ओशियन में चाइना का जो डिलेमा है, जिसको हमले बोलते हैं मलक का डिलेमा, जहां पर बहुत ही छोटी संकरी ये जो पास आउट होते हैं, यहाँ से कोई भी कैरियर या वेसल पास आउट होता है, अगर फ्यूचर में इंडिया का या यूएस का चाइना के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो वहां पर इंडिया अपनी 1-2 शिप, 1-2 सबमरीन्स लाके रख देता है, तो चाइना का पूरा बिजनेस रुक जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती है, पेट्रोल का जाने वाला जो है वो सब बंद हो जाता है। चाइना अपने इस दुखती रख पर हाथ नहीं रखने देना चाहता। चाइना को पूरा मालूम है कि उसकी दुखती रख क्या है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको चलाए रखने के लिए उसको पेट्रोल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि मलक का डिलेमा से या सिंगापुर के वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। साउथ चाइना में ही उसकी ब्लॉकिंग हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो सीपैक डेवलप करना चाहता है ताकि उसका डायरेक्ट एक्सेस अरेबियन सी से ग्वादर होते हुए शिनजियांग में हो जाए और उधर से फिर चाइना अपना नेटवर्क जो है खुद के कंट्री में आगे डेवलप कर सके और वहीं से शिनजियांग से वो सेंट्रल एशिया में भी पहुंच सके और शिनजियांग से होते हुए वो मॉस्को वगैरह, सेंट पीटर्सबर्ग और पोलैंड वगैरह तक भी पहुंच सके। तो चाइना ने भी एक प्लान बनाया है, उसके काउंटर में इंडिया ने 2 ये इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किए हुए हैं। ये कॉरिडोर अगर इंडिया बना लेता है आने वाले 15-20 साल में, 10-15 साल में, तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेगा प्लान या बहुत ही स्ट्रेटेजिकली फुटप्रिंट साबित होगा और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएगी और इंडिया एज अ मेजर कंट्री करके पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की इंडिया को क्या जरूरत है? जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया की करंट इकोनॉमी जो है वो सर्विस पर ज़्यादा डिपेंड है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा डिपेंड है। तो चाइना जितना भी प्रोडक्ट अपने देश में मैन्युफैक्चर करता है उसको बाकी देशों में पहुंचाने के लिए चाइना को एक रूट की जरूरत है, जो कि वो चाइना BRI के अंडर बना रहा है। अब इंडिया भी इकोनॉमिक हब बनना चाहता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो उससे पहले ही इंडिया एक होमवर्क कर लेना चाहता है ताकि इंडियन ओशन में उसकी जो लोकेशन है उसका वो पूरा फायदा उठा सके और यूरोप तक और सेंट्रल यूरोप से लेके सेंट्रल एशिया तक और पूरे यूरोप में एक टाइप से उसकी पकड़ बनी रहे, एक टाइप में पूरे यूरोप को वो अपने प्रोडक्ट से लाद सके, अपने प्रोडक्ट पहुंचा सके, टाइम पर पहुंचा सके। यही इंडिया का सबसे बड़ा अभी फिलहाल के लिए एम है। तो इस सारे जो 10 साल का ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके वजह से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस जो है ईरान के साथ एस्टैब्लिश होंगे आने वाले फ्यूचर में। ये जो 10 साल है, इस 10 साल में इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा, टर्मिनल्स डेवलप करेगा, डेक यार्ड्स डेवलप करेगा ताकि वहां पर वेसल शिप प्रॉपर तरीके से आ सके, वहां पर
सामान अपलोड इनलोड किया जा सके, और जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वगैरह रहेंगे या जितने भी वहाँ पर लॉजिस्टिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, उसको इंडिया $320 मिलियन खर्च करके लगभग डेवलप करने वाला है। और हर 10 साल के बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको इंडिया रिन्यू करने वाला है। तो इंडिया के लिए हिस्टोरिकल ये जो एग्रीमेंट रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित होगा, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बूस्ट देने वाला स्टेप है, एक बूस्ट देगा। बट इस न्यूज़ से अमेरिका के पेट में एक खलबली मची हुई है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने फिर कल ही एक अपना बयान दिया और उस बयान में बता दिया कि हर देश को, हर कंट्री को ध्यान में रखना चाहिए कि फिलहाल ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर कोई भी ईरान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, इकोनॉमिकली, डिफेंस या पॉलिटिकली, तो वो भी कंट्री सैंक्शंस के अंडर आ सकती है अमेरिका के। अब ये सैंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैंक्शंस जो है अमेरिका के इकोनॉमिक प्रतिबंध है, जो कि अमेरिका की पार्लियामेंट अपने गवर्नमेंट को अप्रूवल देती है कि उस कंट्री पर सैंक्शंस लगा दिया जाए। ये सैंक्शंस जो है किसी भी कंट्री पर लगते हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी बैठ जाती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा तरीके से हैमर हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उस कंट्री को बहुत ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। अब इंडिया पर अगर ऐसा कुछ सैंक्शंस वगैरह लगते हैं तो सबसे पहले इंडिया को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिकन गवर्नमेंट से प्रॉपर डायलॉग करने होंगे, प्रॉपर बातचीत करनी होगी। उसमें अमेरिका को समझाना होगा कि हमारे लिए ये कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करते तो चाइना इसे करेगा, और अपकमिंग ईयर में अगर चाइना इसे कर लेता है तो पूरा का पूरा मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट से भर जाएगा, और दुनिया की इकोनॉमी जो है या दुनिया की ग्रोथ जो है वो चाइना पर डिपेंड हो जाएगी। इससे शीत युद्ध पार्ट 2, कोल्ड वॉर पार्ट 2 बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और चाइना जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा उतना ही अमेरिका के लिए ज़्यादा सिरदर्द बनेगा, अमेरिका के लिए ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में अपनी वेसल्स, अपनी सबमरीन्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, और अमेरिका के खुले आम चुनौती दे रहा है एज अ सुपर पावर करके। तब अब ये पूरा मोदी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को बैक चैनल थ्रू ये सब हैंडल करना होगा, और अमेरिका को प्रॉपरली समझाना होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है। आई एम वेरी श्योर इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा होगा। इससे पहले इंडिया ने रशिया से S-400 लिए थे, जिसकी वजह से 3-4 साल से अमेरिकन गवर्नमेंट इंडिया को थ्रेट कर रहा था, एक बार से धमकी दे रहा था कि S-400 लेने पर हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। उसके बाद इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, उसको फिल्टर करके यूरोप में बेच रहा था। वो भी बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। इंडिया ने यूक्रेन युद्ध में भी रशिया का भरपूर साथ दिया, उसके सामान खरीदे, उसको कभी निंदा नहीं की। उसके वजह से भी अमेरिका इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। अब ये चौथा इंस्टेंस है जब इंडिया जो है ईरान के साथ इतनी बड़ी डील कर रहा है, और अमेरिका खासा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए है, नाराज़ है अमेरिका ईरान पर। अब ये मोदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल करके उन लोगों को समझाना होगा कि इंडिया के लिए ये दोनों कॉरिडोर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया इस टाइम पर अगर इसको डेवलप नहीं करता है तो चाइना इसको डेवलप कर लेगा, और इंडिया पीछे रह जाएगा, और चाइना जो है अमेरिका से भी आगे चले जाएगा। फिर चाइनीज जो ड्रैगन है वो किसी के बस के आने वाला नहीं है। फिर चाइना तो आने वाले 10-15 साल में सुपर इकोनॉमी बनी जाएगा, और फिर अमेरिका जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाएगा। तो अभी के लिए फर्दर डेवलपमेंट इतना ही हुआ है। इसमें अगर अमेरिका इंडिया पर सैंक्शंस वगैरह लगाता है या कुछ और डेवलपमेंट होती तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।